नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आज फिर एक बार आपके मध्य में एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही उपयोगी टॉपिक के साथ। आदरणीय संगीता खुराना जी हमारे साथ हैं। हम सभी जानते हैं उनके योग्यता और उनके विद्वता के बारे में आज कोई संशय नहीं है। एक बहुत जबरदस्त टॉपिक वो लेके आई हैं और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक सभी को बहुत पसंद आएगा। तो संगीता जी आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद दीपक जी। आज आपके साथ बहुत दिनों के बाद बैठने का मौका मिला। कुछ समय बस ऐसे बिजी उसमें निकल गया, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से दोबारा से ये आपके साथ। एक होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है और उसमें बड़ी सपोर्ट रहती है एक दूसरे के साथ। जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ यह है क्वालिटी ऑफ मैरिज। हमारे हिंदू सब, जो हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता है कि जब भी हम कोई भी शादी विवाह से पहले हम कुंडली मिलान जरूर करते हैं। तो कुंडली मिलान करने से के बावजूद भी कहा जाता है कि जो मैरिजेज हैं मेड इन हेवन। हम कितनी भी तरह से प्रयास कर लें, जो मैरिजेज में जो डेस्टिनी लिखी होती है, जो भाग्य, जो प्रारब्ध होता है, वो डिसाइडेड होता है गॉड के द्वारा ही, ईश्वर के द्वारा ही हो। फिर भी हम मानव हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे थ्रू लोग चलकर आए, हम उनको अच्छी से अच्छी राय दें और उनको एक अच्छा आगे भविष्य का एक सुखद एक प्रॉमिस दें। और कई लोग तो अपने आप, जब प्रेम विवाह होते हैं उसमें तो कुंडली मिलान की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मैं ये समझती हूँ कि कुंडली मिलान कर लिया जाए तो उसमें काफी सारी चीजें हमारे कूट मिलान के हिसाब से हमें सामने प्रत्यक्ष नजर आ जाए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो कुंडली मिलान से हटकर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम कुंडली में देखें तो वो सक्सेसफुल जा सकती है। पर ये हमारे खुद के हाथ में भी नहीं है, ये भी ईश्वर ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि ये कुंडली अगर हमारे पास आएगी और हमें कुछ अच्छा दिखेगा तो हम अच्छा बोल पाएंगे। कई बार कुछ चीजें ऐसी आती हैं हमारे सामने भी और मेरी डिसाइड हो जाती हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे दिखते हैं जो लगता है कि ये चीजें इसमें अब ये थोड़ी खराबी इस दशा में आने वाली, तो हम उनको शायद कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो चीजें ऐसे समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर वो डिसाइड हो चुकी होती हैं। तो कोशिश करते हैं आज हम इस दो चार्ट उठाएंगे हस्बैंड वाइफ के, उसमें हम ये कोशिश करेंगे ये बताने की कि हमें किस तरह से डिसाइड करना है कि एक क्वालिटी ऑफ मैरिज को, जिससे कि उनका भविष्य वैवाहिक जीवन सुखद रहे। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेती हूँ यहाँ पर। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में हमारा एक तो सप्तम लग्न होता है, हम खुद स्वयं होते हैं, और जो सप्तम भाव होता है वो हमारा स्पाउस का होता है, या सप्तम भाव भार्या भाव माना जाता है, तो पत्नी का माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल है, वो लग्न को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऑपोजिट तुला राशि ये सप्तम भाव को प्रेजेंट करती है। तो एक तरह से काल पुरुष की कुंडली का जो पत्नी का भाव है वो तुला राशि का शुक्र माना जाएगा। तो यहाँ पर हम दो ग्रहों को उठाएंगे, मंगल और शुक्र। साथ में है गुरु। गुरु ग्रह के बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो समृद्धि भी देता है, संपन्नता भी देता है, और ये ब्लिस, जहाँ आशीर्वाद आ गया गुरु का, वहां पर मैरिज के सभी पॉइंट्स, जो कुछ दोष भी होते हैं वो भी गुरु के दृष्टि से, गुरु की पावन दृष्टि मानी जाती है, तो उसके अंदर वो दोष भी खत्म हो जाते हैं। तो गुरु का, क्योंकि हमारा संतान का कारक भी है, मतलब 5, 9 और 11 ग्रहों का कारक भी है, उसके बिना, उसकी रजामंदी के बिना, यानी कि गुरु जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं उनकी रजामंदी के बिना किसी भी तरह से मैरिज सक्सेसफुल होने की संभावना नहीं होती। इसलिए जो कोई लव मैरिजेस भी होती हैं उसमें भी बड़ों की रजामंदी जरूरी होती है। अगर वो बड़ों की रजामंदी से मैरिज हो तो वो उस मैरिज के अंदर अच्छा प्रभाव देखा जाता है कि यहाँ दोनों परिवार राजी हैं और दोनों परिवारों की रजामंदी से ये मैरिज हुई है। जो मैरिजेस कोर्ट मैरिज होती हैं, अलग से होती हैं, उनके अंदर ऐसा तो लगता है कि ये मैरिजेस हो गई हैं और अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, पर मेरे अनुभव में वो मैरिजेस, अगर वो कुंडली, दोनों की कुंडली अच्छी बोलती है तो मैरिजेस अच्छी जाती हैं। वहां भी अगर गुरु की दृष्टि का अभाव है, यानी कि बड़ों की रजामंदी का अभाव है, तो वो मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स उठाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स तो लव, जो कि सबसे पहला जरूरी पॉइंट है शादी के अंदर, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज। लव मैरिज, लव को देखने के लिए हम सबसे पहले जो ग्रह उठाएंगे वो है चंद्रमा। चंद्रमा और 5th हाउस, क्योंकि हमारा जो 5th हाउस है वो इमोशंस का हाउस है, और जो जो इमोशंस चंद्रमा से आएंगे, और 5th हाउस हमारा इमोशंस का है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5th हाउस और मून का कॉम्बिनेशन अगर 7th हाउस से लग जाएगा, या चंद्रमा 5th हाउस या 7th हाउस में बली या उच्च का या अपनी राशि का स्थित होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर
अब यह देखना कैसे है, जहां पर अगर एक कुंडली को देखेंगे कि यहाँ 5th हाउस का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है और दूसरी कुंडली में भी 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र में आ गया है, या यानी कि 5th हाउस की पोजीशन देखेंगे, 5th लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे और चंद्रमा की पोजीशन को देखेंगे कि चंद्रमा 5th हाउस से या 7th हाउस से किस तरह से ये कंबाइन होता है। जितना ये अच्छी तरह से कंबाइन होगा, जितना ये अच्छी तरह से जुड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो कपल्स हैं वो एक दूसरे से मतलब इमोशंस में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जो कर्क राशि को बिलोंग करता है, तो कर्क राशि हमारी एक केयरिंग वाली राशि भी है। तो एक दूसरे का केयर, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होना, ये चंद्रमा के अधिकार में आता है। अब लेते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का सबसे पहला जो ग्रह है वो है शुक्र और मंगल। मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल पौरुष का कारक है, और स्त्री कुंडली में मंगल का जो रोल है वो पुरुष के रूप में जाना जाता है। यानी कि जितना स्त्री की कुंडली में मंगल स्ट्रांग होगा, वो स्त्री का जो पति, हस्बैंड, जो पुरुष तत्व, उसके अंदर पुरुष तत्व अधिक होगा, जो कि एक मैरिज में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र पे। तो शुक्र क्या है? शुक्र को हम वीनस कहते हैं। वेनस यानी कि ब्यूटी, आकर्षण, चार्म और लव, रोमांस। शुक्र के कारकत्व से जुड़े हुआ भोग, और तुला राशि को बिलोंग करता है और ये 12th हाउस में जाकर उच्च का हो जाता है। तो तुला राशि का ये इसका मूल त्रिकोण स्वभाव है। शुक्र का जो मूल त्रिकोण स्वभाव होता है वो उसका मूल तत्व है, यानी कि वो अपने मूल तत्व में रहता है। जिस भी कुंडली में शुक्र अपने मूल तत्व में आता है, उस कुंडली के अंदर शुक्र से संबंधित ऐश्वर्य, भोग, जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, और जितने भी जो वाहन है, क्योंकि 4th हाउस का भी कारक है तो इसको वाहन से भी बिलोंग कर सकते हैं। 7th हाउस का स्वामी होने से यहाँ पर शुक्र के जो भोग का कारक है। अगर ये पीड़ित ना हो, अच्छी स्थिति में हो, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मंगल शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने मंगल शुक्र या तो केंद्र में हो जाए एक दूसरे से, या त्रिकोण में हो जाए, या इनके युति हो जाए, तो हस्बैंड वाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन मैरिज को चलाने के लिए, इनके वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि शुक्र जब उच्च का होकर 12वें घर में जाता है, तो अगर वो उच्च का नहीं भी होता और किसी कुंडली में 12वें घर को बिलोंग करता है, तो वो उस भाव से संबंधित, क्योंकि वो बेडरूम में शय्या सुख का भाव है, तो उस भाव से संबंधित अपने सुख प्रदान रखने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर शुक्र और मंगल दो ग्रहों से हम ये जान सकते हैं कि इनकी आपस की स्थिति क्या है, इनका तालमेल आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ की कुंडली में एक दूसरे के साथ जुड़ना, यानी कि उनके संबंधों के अंदर बढ़ोतरी होना, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी है। अगर ये पीड़ित होगा तो इसमें उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। और साथ ही अगर ये पीड़ित हुआ और 8th भाव से भी संबंध बना लेता है, तो ये दूसरे संबंध बनने की संभावनाएं भी रहती हैं। इससे बहुत ही केयरफुली मंगल और शुक्र की स्थिति को वॉच करना चाहिए। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। अब यहाँ भावनाएं आई तो यहाँ पर हम मून को यूज, और अंडरस्टैंडिंग में हम मरकरी को भी ले सकते हैं, क्योंकि मून इमोशंस का कारक है, मरकरी व्यवहार का कारक। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर हम मून को देखेंगे जो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेगा, मरकरी जो एक दूसरे को व्यवहार को बताएगा। तो यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग में हमने जो प्लेनेट लिया, मून की स्थिति, बुध की स्थिति। बुध वैसे भी व्यवहार का कारक है, कम्युनिकेशन का है, और किसी भी स्त्री मेल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बाहर जितने भी व्यवहारिक कार्य होते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, उसमें बुध की स्थिति अच्छी होगी तो वहां पर एक स्टेबिलिटी की पोजीशंस भी आती है। साथ में मैं 2 प्लेनेट और जोड़ना चाहूंगी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग में, शनि और गुरु। गुरु क्या है हमारा? गुरु हमारा विवेक है, और शनि क्या है? हमारा जिम्मेदारी का भाव है। गुरु ग्रोथ का भी कारक है, जैसे मैंने अभी बताया, और संतान का है। अब यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, तो यहाँ पर गुरु मेच्योरिटी देता है, और शनि भी एक तरह से मेच्योर प्लेनेट है। तो जब गुरु शनि का कॉम्बिनेशन लग्न सप्तम से बने, या इनका ऐसा कॉम्बिनेशन सप्तम भाव से बन जाए, तो व्यक्ति के अंदर दूसरे को समझने की एक बहुत अच्छी भावना आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे पर एक दूसरे के साथ बहुत लंबी, एक तरह से ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ गुरु और शनि इनको प्रैक्टिकल प्लैनेट कह के, और उसके बाद इनका जो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग, क्योंकि दोनों मंदगति ग्रह हैं, इनका कॉम्बिनेशन 7th हाउस से बनना, किसी भी रूप में बनना, चाहे वो दृष्टि आ जाए, चाहे वो स्थित हो जाए, चाहे वो किसी उनके लॉर्ड के साथ बैठ जाए। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग में हमने चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि को देखा। ये इनका प्लैनेट से कॉम्बिनेशन, अगर कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव आते हैं,
गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर वो एक व्यवहारिक समझदारी और प्रैक्टिकलिटी यानी कि कर्म से संबंधित उनकी भावनाएं ज्यादा उजागर होती हैं, क्योंकि कर्म करते रहेंगे तो जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे दोष हैं, वो हटते चले जाते हैं। अब आते हैं एंजॉयमेंट ऑफ होम कंफर्ट। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है, हमारे पास किसी परिवार में वेल्थ बहुत होती है पर उनका होम कंफर्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसको लाइफ को घरेलू तौर पर या पारिवारिक तौर पर इंजॉय नहीं कर पाते। उनका बाहर जैसे होता है कि कहीं बाहर की जॉब हो गई, टूरिंग हो गया, तो ये कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको इसमें जोड़ा है क्योंकि इसके अंदर क्या आता है कि जो परिवार के साथ जो हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ आपस में जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी हमें ये देखना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे फोर्थ हाउस यानी एंजॉयमेंट ऑफ होम कंफर्ट, यानी घर का सुख। पति या पत्नी को घर का सुख कितना है, यानी कि सुख भाव में शुभ दृष्टि होना या शुभ ग्रह का बैठना या उसमें शुभ दृष्टि का होना। यहाँ पर हम फोर्थ हाउस को एक एंजॉयमेंट के लिए या घरेलू जो सुख होता है, एक आनंद होता है, एक पीसफुल होता है, एक शांति होती है, उसके लिए हम फोर्थ हाउस को चेक करते हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप विद इन लॉज। अब इन लॉज के रिलेशनशिप के लिए हमें, वैसे तो हम फीमेल्स की कुंडलियों में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जो हमारे सभ्यता के अनुसार जो लड़की है वो जो वधु है वर के घर जाती है, पर ये दोनों तरफ से होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से नहीं चलना चाहिए गाड़ी, दूसरी तरफ से भी चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो रिलेशनशिप विद इन लॉज देखेंगे वो हम 8th और 10th हाउस। 8th हाउस हमारा जो पति या पत्नी का सेकंड हाउस है, जो उसका कुटुंब है, और 7th हाउस है 4th उसकी मदर का। तो सबसे पहले हम उसका कुटुंब के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, 7th हाउस के आगे कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं, या 4th हाउस या उसके 7th से 4th हाउस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन पति से ही नहीं होता, उसके परिवार से भी होता है। जो शादियां होती है वो दो परिवारों के मिलन से होती है। यहाँ पर यही कमी रह जाती है। आजकल की जनरेशन में बच्चे सोचते हैं कि हमने शादी कर ली है, हमारे परिवारों से लेना देना नहीं, पर जब तक ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता तब तक ये शादियां भी अपने मतलब कहने का धीरे धीरे दौड़ पर चलती हैं। उस तरह से वो चीज नहीं आ पाती। वो जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपने पहले समय से चलते आ रहे हैं, हमारा अपने ससुराल से अपने मायके से हमारे बराबर रिलेशन, आजकल के बच्चों के जो जिस तरह से रिलेशन है, वो सब जानते हैं कि वो अपनी अपनी लाइफ अपने अपने जॉब में मटेरियलिस्टिक वे में बहुत अच्छी तरह से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, पर जो एक परिवार के साथ जुड़ाव है उसके अंदर कमी है। तो यहाँ पर हमें 7 से 2nd और 7 से 4th यानी 8th और 10th देखना बहुत जरूरी। अब आते हैं वेल्थ के लिए सबसे पहले हम ग्रह लेंगे जो कि हमारे वेल्थ को प्रदान करते हैं, यानी कि सबसे पहले गुरु। अगर 2, 5, 9, 11 घरों को लिया जाता है तो ये 2, 5, 9 हमारे लक्ष्मी, जो 5 में हमारे लक्ष्मी माने जाते हैं, 11 हमारा गेन का है और 2nd हमारा संपत्ति धन का है, जो कि फाइनेंस का है, जो हमारे फैमिली की तरफ से हमें प्रोवाइड होती है। इसका जो कारक ग्रह है वो गुरु है, और जो शुक्र है हमारा वो एक लक्ष्मी का रूप है। तो यहाँ गुरु और शुक्र की स्थिति को देखना वेल्थ के लिए जरूरी है। जब कुंडली आएगी तो उस समय शुक्र और गुरु की क्या स्थिति है ये देखें। साथ में 2, 5, 9 ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं यानी धन योग बनते हैं, उसको देखना जरूरी है। 7th पॉइंट लेते हैं हम चाइल्ड। ये सबसे मुख्य पॉइंट है जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा। क्योंकि ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं 1 से लेकर 6 तक, जब सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो जो नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव होता है वो चाइल्ड का होता है। तो इसमें सबसे मेन हाउस हो गया हमारा 5th हाउस, 5th लॉर्ड, उस पर अफ्लिक्शन देखनी है, और साथ में हमने गुरु को देखा। तो गुरु यहाँ पर वृद्धि का और चाइल्ड का कारक है। यदि गुरु पीड़ित है तो जो कुंडली के अंदर गुरु पीड़ित है और उस पर शनि का अगर प्रभाव है या कोई और अफ्लिक्शन उस पर आ गई है, तो या तो शादी लेट होती है या फिर जो बच्चे देर से होते हैं। तो बच्चों, 2 पति पत्नी यानी कि 2 पहियों के को जोड़ने के लिए एक चाइल्ड की, एक बच्चे की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो गाड़ी आराम से चलती रहे और वो स्मृति या जो बच्चों के रूप में जो एक फलना फूलना होता है वो साथ साथ में चलता रहे। क्योंकि जिनके बच्चे या जो अविवाहित रह जाते हैं, जो अविवाहित रह जाते हैं, या जो कपल्स का जो लेट चाइल्ड होते हैं या उनके कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या होकर ना होते हैं, वो दुख तो उनको पता ही है। पर साथ में अगर ये कुंडली के अंदर हम पहले देख लें कि यहाँ जो कुंडली मिलान के समय कि यहाँ पर हमारी चाइल्ड की पोजीशन क्या है, जिससे आगे आने वाले टाइम में ये चीजों की प्रॉब्लम्स ना आए, या इनके कुछ उपाय करके, क्योंकि आजकल साइंस इतना डेवलप हो गया है, अगर कुछ अफ्लिक्शन आती भी है तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, तो इसको इतना ज्यादा मेजर पॉइंट ना मानते हुए
इसके साथ चल इसी मतलब अगर कुंडली में ऐसे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका ट्रीटमेंट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कुंडली उठाते हैं, हस्बैंड वाइफ की हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। उससे हम समझाएंगे आपको कि किस तरह से हमें देखना है। ये मेल कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली है, शनि लग्न में है, जुपिटर इनका 7th हाउस में। इनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, एमएनसीज कंपनी में वर्किंग है। इनके फॉरेन टूर्स, जुपिटर की दशा में इनके फॉरेन टूर्स लगे थे। अभी इनके 2013 से शनि की दशा चल रही है। तो इस कुंडली का जब हम फीमेल कुंडली के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसको दोबारा से बताएंगे। तो इस कुंडली में सबसे पहले हम ये देखेंगे 7th हाउस की क्या पोजीशन है। तो 7th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर कहते हैं कि जहां बैठता है वहां पर स्थान हानि करता है। पर यहाँ पर शनि की शनि, क्योंकि शनि योग कारक है, योग कारक प्लेनेट है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में आया है और जुपिटर से कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया, इससे पहला पॉइंट जो बताया वो है हमारा लव का। तो पहला पॉइंट के लिए हमने 5th हाउस में हमने मून की बात की थी। जब हम पहले पॉइंट पे आते हैं तो पहले पॉइंट में हमने मून एंड 5th हाउस की बात की थी। तो इनके 5th हाउस में मून एडजॉइनिंग है और जो इसका 5th लॉर्ड है बुध, वो शुक्र के साथ है। तो यहाँ ये पहला पॉइंट हमें बताता है कि इस व्यक्ति में इमोशंस हैं। मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल राहु की जो दृष्टि मून पे आ रही है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है, एग्रेशन होता है और थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। पर वैसे इस कुंडली में ये इमोशंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कि कुंडली में 5th हाउस में मून का आना, व्यक्ति में इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं और ये अपनी वाइफ की या उनकी कदर करते हैं। अब सेकंड आते हैं मार्स और वीनस पे। सेकंड पॉइंट मार्स और वीनस का। तो वीनस इनका तुला राशि में है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण की राशि है और वो भी देखा जाए तो 6th में है। तो यहाँ पर इनके जो फॉरेन टूर्स लगे थे उसमें इनका थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। फॉरेन टूर्स में इनको काफी 3-4 साल इनको बाहर आना जाना पड़ा। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें क्या होता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग है और बाहर टूरिंग भी चल रही है और आपस में वाइफ और हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत अच्छे से पास हो जाता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फिजिकल होता है, डिस्टेंस मानसिक नहीं होता। तो यहाँ पर क्योंकि मून 5th हाउस में है तो उनका जो जुड़ाव है अपने बच्चों से भी है, अपने पत्नी से भी रहता है और अपने परिवार से भी पूर्ण उनका सहयोग है। नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग में मून मैंने बताया और इसमें गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्रैक्टिकल है। और क्योंकि ये वृष राशि का उदय हुआ है, वृष राशि हमारी पृथ्वी तत्व की राशि है और ये प्रैक्टिकल उसको प्रैक्टिकल प्लान को बताती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो लाइफ का ध्येय होता है वो भौतिकता की तरफ जाता है, क्योंकि उनको पैसा कमाने की एक वो होती है, धुन होती है कि अब मैंने ये किया, मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे इसके बाद फॉरेन टूर है। इस तरह से इनका जो लाइफ की प्रोग्रेस होती है वो भौतिकता के तौर पर धन को कमाने की एक प्रवृत्ति होती है इन लोगों में। तो ये 2, 6, 10 राशियां त्रिकोण में आई हैं और उसपे शनि और शनि का पूरा प्रभाव आ रहा है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी अंडरस्टैंडिंग में, 9th हाउस हमारा ट्रेडिशन का हाउस हो। तो ट्रेडिशन को, क्योंकि ये मंगल 9th लॉर्ड 9th में बैठा है और शनि का लग्न में आना, शनि और 9th लॉर्ड का लग्न में जाना, तो ये ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं इस तरह के व्यक्ति। जब भी हम कोई कुंडली देखें तो यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीजें, मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को अपडेट करते रहे, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में हम अपने पीछे जड़ों का न छोड़ें, क्योंकि ये 9th लॉर्ड का लगन में आना यानी कि ये अपनी परंपरा को बिलोंग करते हैं और रिलीजियस भी हैं और सब तरह की मान्यताओं को, हर तरह के धार्मिक जितने भी कर्म कांड, जितने भी सब चीजें होती हैं ये उनको बिलोंग करते हैं। कि जुपिटर और शनि का एक कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। होम कंफर्ट, अभी 4th हाउस पे देखिए, इनके 4th हाउस पे कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, एक मंगल का प्रभाव है, ज्यादा कोई खास बुरा प्रभाव नहीं है। तो ये घर के जैसे मैंने इनको देखा है, ये घर में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। इनका घर में भी जैसे कई बार होता है ना कि सपोर्ट ना, जैसे कई व्यक्ति होते हैं अपना सपोर्ट, वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, पर इनका जो सहयोग रहता है अपनी पत्नी की तरफ बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आप इन लॉ से रिलेशन देखते हैं इसमें, इनके जो इन लॉ से रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। इनके जो शनि है वो लग्न में बैठा है, यानी 10th लॉर्ड का लग्न में होना, रिस्पेक्टफुल, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं ये अपने इन लॉस की। इनके 2-5 इनके धन योग का देखें आप, क्योंकि ये जो गुरु है 11th का लॉर्ड होके और 7 में बैठा हुआ, उसकी दृष्टि 9th और 10th लॉर्ड पे है। तो यहाँ और मून का 5th हाउस में आना, जुपिटर का 11th लॉर्ड का 7th पे आना और शनि से दृष्ट होना,
ये एक तरह से सारा ही एक तरह से कुंडली को जुपिटर और शनि ने केंद्र में आकर पूरी कुंडली को एक तरह से कहते हैं ना कॉम्पैक्ट कर लिया। यानी सारे ग्रहों का अगर कोई दोष भी है मंगल राहु से, तो जुपिटर शनि के जो प्रैक्टिकलिटी की वजह से और 2, 6, 10 राशि की वजह से वो सारे दोष भी हट जाता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब लगन में पड़ रही है और शनि की दृष्टि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये आपस में एक धर्म कर्म योग को भी बिलोंग। तो चाइल्ड के लिए इनके बारे में, मून इनका 5th हाउस में है, तो इनकी 2 बेटियां हैं। तो अभी मैं सेकंड कुंडली डिस्कस करती हूँ, उसमें फिर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँ। इस कुंडली के बारे में अगर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ तो ये है कि एक टेक्निकल आदमी की कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली उस दृष्टि से। पहले तो योग कारक ग्रह लगन में आने से अपने आप में बहुत अच्छा है। उसके बाद अष्टमेश और एकादश जो है गुरु के द्वारा दृष्ट है। वक्री होने के कारण से शनि जो है नाड़ी के रूल के अनुसार वो पिछले भाव पे भी प्रभाव रखता है। वहां जाने के बाद उसका मंगल से एक्सचेंज हो जाता है। ये जो एक्सचेंज है इसने इस कुंडली को बहुत पावर दे दी है। अगर ये एक्सचेंज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ये कुंडली में जो रिजल्ट्स हैं, हम जो पहले अंदाजे लगा रहे थे या लगा सकते थे साधारणतया, तो वो रिजल्ट्स बिल्कुल बदल जाएंगे। सेकेंडली, मंगल इसमें सप्तमेश और वयेश होकर भाग्य भाव में बैठा है, उच्च होकर। तो आप ये मान के चलें कि विवाह के बाद इनका जीवन में भाग्य उदय हुआ है। सेकेंडली, इनको मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करना चाहिए, कहीं और काम नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा इसमें। नहीं, वही करते हैं। और इनका जो फॉरेन से जो रिलेशन बना है वो भी शनि वक्री जब बैक 12th हाउस से बिलोंग हुआ और मंगल से जब एक्सचेंज हुआ, वो पॉइंट्स में मिस कर गई, वो आप अपने यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस है ये। और जो एमएनसी की बात करी, वो भी मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें, और कर्मठ है ये बहुत ज्यादा। इसी ने इस जातक को बहुत बड़ी सफलता, आर्थिक रूप से भी उनको सबल किया है और उनको हर जगह पे सफलता दी। अगर ये शनि वक्री नहीं होता तो ये रिजल्ट बिल्कुल अलग होते। अभी बिल्कुल अलग रिजल्ट है। ये वक्री शनि होने से इस कुंडली की स्ट्रेंथ एकदम से बदल गई है, क्योंकि पिछले भाव में जाते ही उसने जो मंगल से एक्सचेंज किया वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा मूल विषय आज का विवाह और वैवाहिक, जो एक अच्छी विवाह से संबंधित बात करने की है। देखिए, मूलतः तो एक जल्दी आवेश में आने वाले व्यक्ति होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्हें थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए कि कोई इनको प्लान करके इनके साथ धोखाधड़ी ना करे कभी। लेकिन वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो शुक्र के आगे गुरु बैठा है। गुरु का आगे बैठना और वक्री होके शनि का देखना, तो ये विवाह की निश्चितता तो इसने करा दी। लेट मैरिज हुई होगी क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि है 28 हाँ 28 के बाद। हाँ, तो शनि की दृष्टि के कारण से ऐसा हुआ है। तो लेकिन जो ये विवाह है उसमें गुरु का जो प्रभाव है शुक्र के आगे बैठने का, ये एक नारी के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं कि वे बड़ी सिद्धांत, नैतिकता, धर्म पे चलने वाली, नोबिलिटी और अपने आदर्शों का पालन करने वाली। बिल्कुल, ये एकदम से यहीं से उनकी पत्नी के बारे में हम बात करें तो इस प्रकार से विद्वान भी होंगी, नोबिलिटी होगी, सेवा का भाव होगा, जनरस होंगी, समाज के प्रति भी सजग होके उनके प्रति भी अच्छे भाव रखती होंगी। ये क्वालिटीज जब एक प्लैनेट अच्छा जुड़ जाता है तो वो क्या क्वालिटीज ट्रांसफर करता है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं डिग्री वाइज भी देखूं तो शुक्र के पीछे बुध और आगे गुरु है, तो बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन, मल्टीपल डिग्रीज और बहुत ही समझदार, सुलझी हुई, कैसे कौन सी चीज को डील करना है। उनकी पत्नी, व्यक्ति स्वयं भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल दोनों ही के अंदर ये वाली क्वालिटीज साथ में ही डेवलप हो। तो ये एक अच्छी कुंडली है। मुझे लगता है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी हम स्त्री की कुंडली को भी देखते हैं, उसमें भी विचार करते हैं और देखते हैं। पॉइंट्स तो संगीता जी बहुत अच्छे बता रही हैं। और नाड़ी में हम जब रूल्स चेक करते हैं तो हमारे 12 तरीके के पॉइंट्स को डिसाइड करने के तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स के साथ होते हैं, कुछ विदाउट पॉइंट्स होते हैं। इसके साथ साथ हम जो सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश और जो है पंचम भाव पंचमेश का जो महत्व समझते हैं, चतुर्थ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। वो सुख का स्थान होता है, उसके स्वामी की स्थिति आपको बताएगी कि वो कैसा रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सूर्य के पीछे चंद्रमा है और आगे बुध है, उसके दोनों तरफ मित्र बैठे हैं, तो यानी सुख की दृष्टि से भी कोई कमी मुझे नहीं नजर आ रही है। आगे भी शुक्र और गुरु बैठे हैं, तो शुभता वाले ही ग्रहों के बीच में सूर्य बैठा है। तो पिता की आर्थिक स्थिति भी भयंकर रूप से बहुत बढ़िया रही होगी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पिता से भी इनको अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है।
और आगे भी मिलेगी। ठीक है, तो ये कुंडली उस दृष्टि से बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकलिटी की आपने बात की थी, मैं उसके पीछे बता देता हूँ। जो पृथ्वी तत्व राशियों में जब चंद्रमा आ जाए और जैसे शनि और मंगल जैसे ग्रह आ जाते हैं, तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में भी बहुत प्रैक्टिकल होता है और अपने मानसिक लेवल पे भी बहुत प्रैक्टिकल होता है। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहां उसको कहीं ना कहीं सेवा के किसी अच्छे कार्य में भी जोड़ता है। तो अवश्य है कि कहीं ना कोई एक ऐसा कार्य ये अवश्य करते होंगे जो उस दृष्टि से कोई ना कोई सामाजिक दायित्व निर्वाह का कार्य होता है। नहीं, बिल्कुल सटीक बोला आपने, क्योंकि आप जानते नहीं है, मैं तो जानती हूँ। तो मैंने जो पॉइंट उठाए हैं वो था कि दोनों का मैं एक कंपैरिजन लेकर आऊं कि किस तरह से मेल फीमेल में जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो एक होती है एडजस्टमेंट जबरदस्ती करना, एक होती है कि खुशी से करना। किसी चीज को हमने मान लिया कि ये चीज मेरी है और मुझे इसको निभाना ही है, एक ही एडजस्टमेंट होती है। तो मैं यही दिखाना चाह रही थी, यहाँ चंद्रमा का जो 5th हाउस में बैठना, जुपिटर का सप्तम में बैठना, और दोनों ही कुंडलियों में आप देखेंगे कि 7वें का 9वें से कॉम्बिनेशन लग रहा है, यानी कि दोनों का भाग्य उदय इनके दोनों के विवाह के बाद। दोनों की कुंडलियों में शुक्र मूल त्रिकोण राशि में है, साथ में सूर्य, यानी कि सूर्य का नीच भंग भी साथ ही हो रहा है। अगर सूर्य में कुछ कमी आ भी गई है तो वो शुक्र ने उसको कवर कर। इस जैसे आपने पहले कुंडली में देखा वृष लग्न का उदय हुआ है और इस कुंडली में वृश्चिक राशि का उदय। तो यहाँ पर एक राशियों के अनुसार भी एक पॉइंट बनता है कि जब हमारे कालपुरुष की कुंडली का उदय होता है तो हम एरीज राशि और साथ में हम लिब्रा लेते हैं, यानी मेष और तुला राशि, वृषभ और वृश्चिक राशि, इसी तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं लग्न और सप्तम के। तो जब लग्न राशि उदय होती है कालपुरुष की, तो उसके जो ऑपोजिट होता है वो उसका विपरीत होता है। और यही राशियां जब हस्बैंड वाइफ की कुंडलियों में आती हैं ऑपोजिट होके, तो एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एक दूसरे की पूरक कॉम्प्लीमेंट्री होती। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री किसी के चार्ट में ना भी हो, तो हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं उस चार्ट के 5, 9 और 10 राशियां भी अगर स्पाउस की कुंडली में आ जाए तो वो भी एक बेहतर कॉम्बिनेशन। और पहले वाली थी वृष, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मंगल और शुक्र की राशियां जो कि यहाँ पर उदय हुए। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हो गई, एक दूसरे के विपरीत भी हो गई, और ये पूरे स्त्री और पुरुष यानी शिव और शक्ति का एक बेहतर कॉम्बिनेशन। जब हम कुंडली का उदय करते हैं तो मेष से होता है, तो हम कालपुरुष की कुंडली को कहते हैं, और तुला राशि उसको बिलोंग करती है। इसी तरह से यहाँ पर इसका ऑपोजिट होकर वृष और वृश्चिक दो कॉम्बिनेशन ये ऐसे बनते। तो यहाँ पर 5 ये ना भी बने तो 5, 9 और 10 को भी दे सकते। तो अब चलते हैं इस कुंडली के ऊपर। इस कुंडली में हमने देखा कि 4th हाउस में गुरु की स्थिति है, शनि यहाँ पर 8th में है, और जो शुक्र है वो 12th हाउस में है। तो शुक्र का यहाँ भी तुला राशि में, जैसे बताया कि तुला राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठने से उसको अपना मूल तत्व प्राप्त होता है। शुक्र जब अपने मूल तत्व में आता है तो उसके अंदर प्रेम की, रोमांस की और लव की भावनाएं, ब्यूटी, आकर्षण, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है वो बरकरार है इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है, जब शुक्र पीड़ित होता है तो वो डिस्टर्ब होता है शुक्र मैरिज लाइफ में। जब यहाँ पर शुक्र को सही स्थान मिल जाता है तो वो एक दूसरे के प्रति ये भावनाएं कम नहीं होती हैं, किसी न किसी रूप में वो अपने स्थायित्व में चलती रहती। तो इस समय हमने ये शुक्र का और यह चंद्रमा को देखी। ये चंद्रमा वृष राशि में बैठा और ये चंद्रमा 9th लॉर्ड होके वृष राशि में बैठा, तो 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन सप्तम से बना। पहले कुंडली में भी सप्तम और नवम का कॉम्बिनेशन था, इसमें भी सप्तम और नवम का कॉम्बिनेशन है। यानी कि पत्नी, वहां पर पत्नी का देखा कि शुक्र के, जैसे दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर शुक्र के आगे गुरु था, तो पत्नी का एक बहुत अच्छा स्वभाव वहां पर प्रदर्शित हो रहा था। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो सप्तम भाव में जब उसका चंद्रमा आता है तो वो भी, ये पत्नी भी समर्पित है अपने सप्तम भाव के प्रति, यानी अपने पति के प्रति। इसके यहाँ से 4th हाउस को देखा जाए तो वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर इनको जो अपनी मदर इन लॉ का, अपने इन लॉज का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सपोर्ट एक तरफ से नहीं होता, सपोर्ट दोनों तरफ से होता। जब कोई लड़की शादी करके आती है और अगर वो अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा स्वभाव रखती है और आगे से इन लॉज भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक तरह से सोने पे सुहागा का काम। सब जगह ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, पर जहां बनते हैं वहां पर इस चीज को एक आदर और मान के साथ, जुपिटर की दृष्टि का 10वें घर पे लगना एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और साथ में जुपिटर की दृष्टि जा रही है, ये एक तो जा रही है 10th पे और साथ में ये 12th पे भी जा रही है। तो 12th में बुध की, यानी कि 8th लॉर्ड पे भी जा रही है। तो इनके कुटुंब भाव के स्वामी के जो सप्तम भाव का जो 2nd भाव के स्वामी पे भी जा रही है और ये 10th पे भी जा रही है। तो इनका अपने इन लॉज के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशन, बहुत मानते हैं, बहुत डिग्निटी के साथ वो अपने डॉटर इन लॉ को मानते हैं
और जो ये जातिका है वो भी अपने पेरेंट्स का बिल्कुल उनका जैसे एक माता पिता होते हैं उस तरह से उसका सब। तो अभी और भी इसमें से अगर हम और पॉइंट्स निकालें तो इसमें अगर हम नमाज की स्थिति देखें, पहली कुंडली में मैंने नमाज डिस्कस नहीं किया, तो इसमें मैं नमाज की स्थिति बता देती हूँ। नमाज में पहले ये देखेंगे हम कि जो लग्न में D1 में जो राशि का लग्न उदय हुआ है वो नमाज में कहाँ गया। तो इस चार्ट से मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर इस चार्ट में मंगल उदय हुआ और मंगल यहाँ 12th हाउस से बैठा हुआ, और यहाँ पर जो राशि आई है उदय होकर नमाज की वो मकर राशि। चंद्रमा यहाँ पर 7th लॉर्ड होकर, यहाँ पर हम 7th लॉर्ड को जरूर चेक करेंगे। नमाज को हम एक तरह से इंडिविजुअल चार्ट की तरह लेते हैं क्योंकि ये विवाह और विवाह की जो स्थिति को सुखद या दुखद स्थिति को बताता है, क्योंकि ये उसका एक तरह से नमाज का जो रूप होता है वो एक सूक्ष्म रूप हो जाता है D1 का। तो यहाँ पर जो 7th लॉर्ड है वो चंद्रमा इनके 4th हाउस में चंद्रमा D9 के 4th हाउस में बैठा है और मरकरी से कॉम्बिनेशन बना रहा है। मरकरी क्या है यहाँ पर 9th लॉर्ड है, यानी कि यहाँ पर 7th और 9th D9 में दोबारा से 7th और 9th का कॉम्बिनेशन उदय। तो इस लिहाज से ये कुंडली बहुत अच्छी, मतलब एक जैसे जो मैंने बताया हस्बैंड का और यहाँ पर जो उसका कॉम्बिनेशन बैठता है बहुत अच्छा बैठता है। अभी 1-2 पॉइंट्स हो रहा है मेरे पास, मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक जब हम मांगलिक दोष की उसकी बात करते हैं तो इनकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है। मंगल इनका सप्तम में बैठा हुआ है, केतु के साथ है, और उस कुंडली में जो मंगल है वो 9th हाउस में, तो यहाँ मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। उनकी कुंडली में मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं होता, परंतु क्योंकि जब हम 1, 4, 7 और 8, 12 भावों में मंगल की बात करते हैं तो अपोजिट कुंडली में अगर उन्हीं भावों में पाप ग्रह आ जाए दोष कट हो जाता है। तो उस कुंडली में लग्न में शनि बैठा है तो एक तरह से मांगलिक दोष का या परिहार हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राशियां, इनका जो चंद्रमा है वो वृष राशि में है और पहली कुंडली में जो चंद्रमा था वो कन्या राशि में था। तो यानी कि जो 2 और 6 वृष और कन्या राशियों का जो कॉम्बिनेशन बना ये पृथ्वी तत्व राशियों का बना, तो 1-5 का ये अनुपात हुआ। अब 1-5 आपस में 1 और 5 की स्थिति में है, राशि मैत्री है बुध और शुक्र की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर क्योंकि जब 1-5-9 की स्थिति में जब चंद्रमा आता है तो ये भुकुट दोष भी उत्पन्न करता है। तो भुकुट दोष 5-9 में यहाँ पर प्रॉब्लम देता है, या तो द्वादश दोष होता है, या षडाष्टक होता है, या नव पंचम दोष होता है। नव पंचम दोष अच्छा नहीं माना जाता, पर क्योंकि यहाँ पर नाड़ी, जब हम कुंडली मिलान की तो यहाँ पर नाड़ी का दोष नहीं था, बाकी सभी दोष कुंडली दोषों से रहित थी। एक दोष था भुकुट का, वो राशि मैत्री होने से वो दोष का परिहार। तो राशि मैत्री जब पृथ्वी तत्व राशि में चंद्रमा आया तो इसका व्यवहारिक तौर पर दोनों की सोच एक जैसी, व्यवहारिक तौर पर दोनों उन्नति करना चाहते हैं, व्यवहारिक तौर पर दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर, क्योंकि 5 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना। 5 वैसे भी प्रेम का होता है और 9 हमारा भाग्य का होता है। तो जब 5 9 का कॉम्बिनेशन होता है और पृथ्वी तत्व राशियों में ये राशि आती है तो व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में उन्नति कर। और ये जो इनका जो प्रोफेशन है ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और जैसे पहले कुंडली से ही पता चल रहा था कि शुक्र के आगे गुरु की स्थिति है तो सेवा भाव में इनका अच्छा है। सामाजिक तौर पर ये बहुत अच्छे अपना वो रखती हैं। डांसिंग का भी इनको बहुत शौक है, बहुत अच्छे कलात्मक आर्टिस्टिक नेचर की भी। इसमें अगर और कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? ये कुंडली के बारे में मैं बड़े सारे पॉइंट्स हैं। देखिए हम नाड़ी के जो रूल्स हैं वो तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर हमें टाइम लगता है, 2 से 2.5 घंटे मुझे लगते हैं मैच मेकिंग में। तो लेकिन बाकी मैं जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे इस कुंडली के वो बता देता हूँ। इस कुंडली में भी अगर हम छोटे छोटे करके पॉइंट्स को देखेंगे, पहले तो 3 ग्रह वक्री हैं, तो इस कुंडली की प्रेडिक्शन करना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई ये कर नहीं पाएगा। अगर मैं इसका चलित निकालता हूँ, क्योंकि उसमें चलित का मैंने वैसे ही देख लिया था, आइडिया लगा लिया था, यहाँ पे मैंने चलित का मैंने करके देखा तो मुझे आइडिया लगा कि चलित में बुध जो है पीछे भाव में आ जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर बुध इस भाव में है तो इस कुंडली की बड़ी सारी नेगेटिविटी अपने आप में कम कर दी है इसने। अदरवाइज ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हानि जो है पूरे उसमें जीवन में नजर आती है आपको। एक तो इसके कारण से इनको अध्यात्म से भी जोड़ने वाला कार्य वो करा है। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, वैसे बहुत हंसी मजाक वाली होंगी, शालीनता बहुत है। हाँ, लेकिन साथ साथ कभी कभी जब गुस्सा आता होगा तो बड़ा जोरदार आता होगा वो, लेकिन वो आता भी बहुत एकदम कहते हैं माइन्यूट ऑफ द सेकंड, इरिटेशंस हो सकती हैं। हाँ, वो माइन्यूट ऑफ द सेकंड बहुत जोर का गुस्सा आता होगा, लेकिन सामान्य तौर पे वो ऐसा नहीं है। बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, सुलझी हुई है, और अपने जो पढ़ाई के समय में भी थोड़ा सा अच्छा ही रहा होगा, कोई ऐसा नहीं रहा होगा।
थोड़ा सा केयरलेस होने की बात मैं कह सकता हूँ कि रही होंगी। नहीं, काफी डिसिप्लिन रही हैं, इनके हाँ, फादर भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत डिसिप्लिन रही हैं नहीं पेपर्स पढ़ाई के में। मामले में मैं कह सकता हूँ कि कुछ केयरलेस होंगे, आप पता करेंगे आपको बताएंगी कि हाँ ठीक है। पेपर्स पेपर्स कुछ ठीक है। रहते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, मेरे को भी हाँ, संभालने मे में बी, आया। मे बी। ठीक है, अदरवाइज ये कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कुंडली है। इसमें आप ये कह सकते हैं क्योंकि वक्री होके गुरु भी अवार्ड पिछले होल्डर भाव रही में हैं जा रहा अपने, है। हाँ, काफी अवार्ड्स लिए हैं इन्होंने अपने टाइम पे। वो मैं बताता हूँ क्यों है, वो मैं हाँ। बताता हूँ आपको, उसका कारण समझा देता हूँ। अवार्ड्स क्यों मिलते हैं? अवार्ड्स इसलिए मिलते हैं कि आप देखेंगे कि शनि वक्री होके चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, बुध पूरा का पूरा इसी भाव में पूरा अधिकार रखता है, एकादश भाव में, वहां का स्वामी होके, अष्टम का स्वामी होके वहां बैठा है। तो बुध बहुत इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट बनाया है इस बुध ने इन्हें। हम्म, ये हम्म, अपने निर्णय स्वयं लेने वालों में से हैं, किसी के बताए हुए निर्णयों पर नहीं चलेंगी कभी भी। हम्म, गुरु भी वक्री होके पिछले भाव में जा रहा है, लेकिन वो ट्राइन से जो संबंध बन रहा है, गुरु बुध और चंद्रमा और शनि का जो ये हम्म, संबंध बन रहा है केतु के साथ, ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं सेवा भाव के लिए सबसे अच्छा का रिलेशनशिप तैयार होती है, ये वो बन रही है। जल तत्व राशियों का उदय हुआ है, पर चंद्रमा का पृथ्वी तत्व में आना ये स्टेबिलिटी देता है। जी जी जी। तो हाँ। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि जो हम्म, केतु होता है वो पताका का रूप है। अगर आपका हम्म, केतु जो है, अगर वो अच्छी स्थिति में और यहाँ चंद्रमा के साथ है, तो यहाँ चंद्रमा हम्म, के से थोड़ा सा आगे है डिग्री वाइज, अगर आप नोटिस करेंगे हम्म, तो हम्म, चंद्रमा को पूरा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चंद्रमा जो भी किसी तरीके से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजों में इनको अपने अपनी मन मर्जी या थोड़ा सनक टाइप का भी दिया होगा, जिसमें कि ये करना है तो यही करना है, ऐसे ही करना है, जिस तरीके से मन में आ गया वैसे ही करना है। तो वो चीजें भी दी हैं, लेकिन यही केतु ने इनको इनके इसी आदतों की वजह से इनको अवार्ड्स दिलाए हैं बहुत सारे। सूर्य के आगे शनि, शनि के आगे राहु आएगा डिग्री वाइज, अगर आप नोटिस करेंगे, और सूर्य के पीछे गुरु डिग्री वाइज आ जाता है। तो इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थितियां बनती हैं किसी के लिए भी एक सम्मान प्राप्त करने के लिए। वो भी सम्मान योग्यता के आधार पे होगा, ना कि किसी जान पहचान या कोई ऐसे। कई बार हम देखते हैं ज्योतिष में तो बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट देते रहते हैं, लेते रहते हैं। यहाँ पे वो जो भी मिलेगा वो उनकी अपनी पात्रता और योग्यता के आधार पे होगा। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि किसी ने उनको आगे कर दिया इसलिए उनको मिल रहा है, नहीं। हम्म, She deserves those things and she will get those things because of her qualities and knowledge। ये एक तो जो टीचर भी हो सकती हैं, अगर ये चाहेंगी तो ये बहुत अच्छी टीचर हो सकती हैं। अगर होम्योपैथी को पढ़ाना शुरू कर दें तो ये उनसे अच्छा कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। 10th हाउस पे जुपिटर का जो प्रभाव आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा प्रभाव है। यानी जो संबंध हाँ, ग्रहों का वैसे भी आपस में संबंध, हाँ। संबंध बन रहा है वो परफेक्ट एक तो एक जो मतलब जो हमारा आज उद्देश्य था कि 2 कुंडलियों में हमने किस तरह से क्या-क्या पॉइंट्स उठाने हैं, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो इसमें अभी नवांश का मैंने थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन बताया है कि अगर जो नवांश का जो स्वामी है या सप्तम का जो नवांश में स्वामी है, उसका 6-8-12 से कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर उसका 9 से है, 5 से है, तो वो अच्छी स्थिति एक दूसरे के साथ बन जाए। और साथ में कुछ और जोड़ना चाहते हैं या? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं स्वयं बोलूंगा कि एक अच्छे से आपने कुंडली का विश्लेषण किया है, बहुत क्वालिटी तरीके से। और हम जो उद्देश्य लेके बातचीत कर रहे थे कि एक मैरिज, अच्छी मैरिज में क्या कारण होते हैं, वो आज हमने क्वालिटी ऑफ मैरिज के लिए जो पॉइंट्स संगीता जी ने बताए हैं वो भी सभी बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगा, सभी से कहूँगा कि अगर कभी भी कोई कुंडली देखें तो ग्रहों का आपस में संबंध देखें, सप्तम भाव के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फोकस करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, सप्तम भाव के साथ अष्टम भाव और हमारा द्वादश भाव जो होता है बेड सुख का देखा जाता है। मंगल और शुक्र के बारे में अच्छे से डीपली देखें कि वो डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो उनकी कोई रेमेडी से लाभ होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे ऐसे में विवाह के लिए ना ज़्यादा फोर्स किया जाए। अगर अच्छी कुंडली होती है तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलती हैं। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो वो आपस में 159 जब भी किसी कुंडली में मिल जाए चंद्रमा भी, तो वो बहुत अच्छा होता है। लगन ये बेस्ट है कि आपस में आमने सामने वाली लगन, जो लगन दूसरे की बन जाए तो वो बेस्ट होता है। तो वो भी बेस्ट बहुत होता है। अच्छा है। इसलिए इस कुंडली के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट कंपेटेबिलिटी है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करना है वो ये सीख जाते हैं। ये संगीता जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। किसी को भी किसी कार्य से उनसे संपर्क करना हो वो डायरेक्टली बात करें। वो पढ़ाती हैं, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।